विद्या भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो बिटिया। और हमारे श्रोताओं को, प्यारे बंधुओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। तो बुआ का नमस्कार स्वीकार कीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद भी साथ में दे रहे हैं जी। और आज विषय है जी, क्या है? आज हम कुछ विषय लेकर आए हैं, उनमें से एक है। अच्छा, कुछ लेकर आई हो? जी जी। मुझे लगा कुछ नहीं लेकर आई हो। सहजन के फायदे। हाँ, सहजन फायदे। जी, यानी कुछ लोग इसे मुनगा, मोरिंगा और महाराष्ट्र में से शेवगा भी कहते हैं जी, है ना। तो इसके फायदे तो हैं, और जी। तो फायदे बताएंगे तो कुछ नुकसान बताएंगे, तो वहीं बहुत सारी चीजों के फायदे नुकसान दोनों हैं। जी। ऐसे ही एक शब्द है वृद्धाश्रम जी। तो इसके सब नुकसान ही ज्यादातर हम सोचते हैं, लेकिन इसमें आनंद भी है क्या कि सिर्फ कुंठाएं हैं। इन दोनों पर हम बात करेंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अनुभव, अपनी बातें हमसे साझा की है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जिनको हम देख नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा मनोभाव बदल देती हैं। और वो है खुशबू। जी जी। तो गीत मंजरी में आज हम ढेर सारी खुशबू लेकर आएंगे, तरह तरह की। लेकिन चले वृद्धाश्रम की ओर। वृद्धाश्रम की ओर चले। तो भाई ऐसा है कि हंसी दर्द अगर हो तो क्या बात है, लेकिन दर्द को हमें हसीन मानना है। ऐसा जी, इतना आसान तो नहीं है भाई। दुनिया वैसे भी कोई आसान काम है ही नहीं ना बुआ जी। तो यानी अगर सबकी दुनिया बहुत सरल होती, बहुत आसान होती, तो जिंदगी कुछ अलग ही होती ना। मज़ा ही नहीं आता, ये भी तो सोचो। हाँ, और तो एक बात और है कि हमें सिर्फ अपनी ही जिंदगी बहुत मुश्किल लगती है, बाकी सबकी जिंदगी बहुत आसान लगती है। इसीलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम ऐसी जगह है कि दूर के ढोल हमेशा सबको दुखी करने वाले ही लगते हैं, ये एक आम धारणा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे इसके प्रति हमें थोड़ी धारणा बदलनी चाहिए? हाँ, यानी हर क्षेत्र में हमें कहते हैं ना कि पॉजिटिव विचार करो, तो इस क्षेत्र में भी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखो, पॉजिटिव सोचने के संग संग अगर व्यवहारिक तौर पर हम देखें तो बहुत हद तक इसमें इसकी ज़रूरत भी है समाज में, और बहुत अच्छे ऐसे इसमें प्रयोग भी हो रहे हैं, ताकि हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वाकई हैं अच्छे, है ना? जी जी। तो वैसे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है, इन्होंने लिखा है कि पुरातन काल से व्यक्तिगत संस्कार के लिए जीवन का विभाजन 4 आश्रम में किया गया था। इन्होंने लिखा है सब कुछ यहीं तक तो ठीक है, लेकिन आज 21वीं सदी में जब एक और आश्रम की बढ़ोतरी हो गई है, वो है वृद्धाश्रम। एकल परिवार प्रणाली के उद्भव का परिणाम है। पारिवारिक उपेक्षा, बेहतर अवसरों की तलाश में बच्चों का प्रवासन, पलायन, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के मामले में नई पीढ़ियों के साथ तालमेल बिठा सकने में असमर्थता के कारण वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की मजबूरन सहायता लेनी पड़ती है। ये सच्चाई है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही माँ बाप जब चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, तब इन्होंने वही सब लिखा है कि लाठी बनकर सहारा देने की हमारी फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो रहा है। इस बात पर मुझे फिल्म माँ बाप का गीत, जिसमें इस बात से जुड़ा खूबसूरत संदेश भरा गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उठेगी गठरी पाप की। जी। तो बात बिल्कुल सही कि सर से उतरेगी गठरी पाप की, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या वृद्धाश्रम में रहते हुए, रखते हुए माता पिता को क्या हम वो सुख सुविधा नहीं दे सकते? ऐसा भी सोचा जा सकता है। ये सोचा जा सकता है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, मुझे ये पता नहीं कि उस आश्रम में आनंद आता होगा या कुंठित मन, लेकिन जो भुक्तभोगी है वो तो अपना दर्द बयां करते ही हैं। कुछ सच्ची घटनाओं से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि घर से निष्कासित होने पर कुंठाएं तो रहती ही है, पर जिंदगी को आनंद से जीने की कोशिश करते हैं। आजकल के माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि भले ही अपने बेटे नाती पोते को नहीं देख पाए, पर उनके दर्द बांटने वाले हमदर्द होंगे वहाँ। ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो परिवार की कमी जो खलती है ज़रूर। लेकिन क्या घर में रहकर जो हम परिवार में हैं, उनको क्या बस आंख से देख ले रहे हैं कि वाकई परिवार के सदस्य उनके संग समय साझा कर रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं? जी, है ना? सिर्फ उनको आते जाते देख ले रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। जिम्मेदारियां भी बांटना है। नहीं, कहने के लिए है कि हम वृद्धाश्रम में नहीं हैं, घर में हैं, लेकिन क्या परिवार के सदस्यों से 2 वक्त की बातचीत भी हो पा रही है हमारी? ऐसा भी तो हो रहा है। भागम भाग भरी जिंदगी है। हाँ। इतनी भाग दौड़ है कि वक्त की कमी हर किसी के पास में है। और जैसे इसमें इन्होंने कुछ लोगों ने बात लिखी है, तो कई बार ऐसा भी होता है ना बुआ जी कि उसके बारे में हम नकारात्मक ही सोचते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं जो निसंतान है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाहित है, या फिर कुछ लोग के बच्चे जो हैं वो विदेशों में हैं और वे बच्चे बोल रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर विदेशों में हमारे पास रहने के लिए आइए, पर इनका मन नहीं लगता है। बिल्कुल। तब फिर भी
इस तरह से व्यवस्था की गई है जी। पर ये बात उतनी ही है कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो लोग इतने अच्छे तरह की जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं उन वृद्धाश्रमों का फायदा ले सकते हैं। हाँ, ले रहे हैं, ले भी रहे हैं बहुत सारे लोग। ये तो हर तरह से देखा जाए तो आदर्श स्थिति है जी। और कहने के लिए अगर जैसे हमने बार बार हम इस बार इसलिए इंगित कर रहे हैं कि क्या घर में रह के हम उन्हें समय दे पा रहे हैं। समाज में तो लग रहा है कि अरे वाह, ये तो दादी बाबा सब साथ में रह रहे हैं, पोते पोती हैं, सब बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या वो दुखी नहीं है? घर में भी दुखी हैं। जी। लेकिन वृद्धाश्रम के नाम से हम बस उसको बड़े नकारात्मक तरीके से, बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं जी। तो हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ जहाँ पति पत्नी कामकाजी हैं, अक्सर उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पिता की मृत्यु के बाद माँ अकेली रह गई। ऐसे में पति पत्नी ने एक अच्छा सा वृद्धाश्रम सारी सुख सुविधाओं रहित ढूंढ कर वहाँ अपनी माँ को एडमिट करवा दिया। माँ भी वहाँ बहुत खुश रहती है, पति पत्नी भी। जब कभी छुट्टी होती है तो माँ को अपने घर ले आते हैं, हंसी खुशी रहते हैं और फिर अपने जगह पर लौट जाते हैं। अगर सलाह मशविरा करके वृद्धाश्रम का ऑप्शन लेते हैं तो ठीक रहता है। और ये बात तो देखो, सलाह मशविरा के साथ जब माता पिता से अलग भी होकर रहते हैं ना, जैसे ठीक है बहुत अभी अक्षम नहीं है, वृद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि बेटे बहू अलग हो गए तो बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो कभी कभी अगर समझौते के साथ, एक सहमति के साथ एक नियम बना करके हम इस समय मिलेंगे, हर त्योहार पर ऐसे मिलेंगे, हम ये करेंगे, तुम ये करोगे, और ऐसे अगर हम रह रहे हैं और खुश हैं दोनों स्वतंत्र रूप से, तो हमें नहीं लगता कि हर चीज़ बुरी होती है। जी। और आपने जो बात कही खुश रहने की, यानी समाज के लिए तो हम एक घर के भीतर रह के अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे तो भी दिखाते हैं कि बहुत खुश है। हाँ। पर उससे बेहतर यह है ना कि दूर दूर रह के खुश रहा जा सकता है। क्योंकि क्या है कि बर्तन खटकने में देर नहीं लगती है। और भाई आजकल तो हम लोग कांच के बर्तन खरीद रहे हैं तो टूट जल्दी जाते हैं, तो बचने से पहले ही टूट जाते हैं। और कांच में जो दरार एक बार पड़ गई, नहीं बाद में मतलब टूट जाते तब आवाज आती है ना, पहले आवाज ही नहीं आती है। तो ये समझिए कि कोई भी चीज समझौते से होती है तो हर चीज खराब नहीं होती। और कुछ ऐसा ही मतलब हम लोगों का कहना है। और हमारे बहुत सारे साथी देखिए अपने जो बात है व्यवहारिक रूप में जिनका अनुभव है वो बता भी रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी ज़रूरत यह महसूस करना है कि उन्हें महत्व दिया जाए, प्यार किया जाए और उनकी सराहना की जाए। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर वे खुद को एम्प्टीनेस सिंड्रोम से जूझते हुए पाते हैं, जिसे उनके प्रियजनों और समाज ने पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उम्र बढ़ने की शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां उन्हें अलग थलग और अकेला महसूस कराती है। सबसे बड़ा उपहार जो हम उन्हें दे सकते हैं वह है हमारा समय, ध्यान और स्नेह, ताकि वे सार्थक गतिविधियों में संलग्न रह सके और सामाजिक संबंध बनाए रख सके। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात तो हम थोड़ा सा दूर रहकर भी कर सकते हैं। वही हमने कहा ना कि एक छत के नीचे क्या दीवारें नहीं होती हैं, मन की दीवार भी बहुत बड़ी होती है जी। तो बेहतर है कि दूर रहकर अगर आप समय समय पर ध्यान रख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, उनकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, तो समझिए कि बस सोने पर सुहागा है। और हर बार जो है वृद्धाश्रम खराब नहीं होता है जी। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम इन चीज़ों को बड़ी तेज़ी से नकार देते हैं। जी जी है ना? जी। और क्यों उनको हम उम्र लोग मिल जाते हैं। कभी कभी बहू के संग या बेटी के संग भी बातचीत करने में वो मजा नहीं आता जो हमें अपनी उम्र के लोगों के साथ संग आता है। जी। अच्छा, बहुत सारे वृद्धाश्रम ऐसे हैं कि जो उनकी उम्र के हिसाब से उनकी गतिविधियां कराते हैं, खेल खिलाते हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं। एक बात है कि कहीं ना कहीं सोनाली बिटिया ये भी होता है कि कोई भी नई चीज जब समाज में आती है जी, तो हम लोग पहले उसका विरोध करते हैं। इसी से हमें याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे थे, छोटे तो नहीं थे, मतलब हमारे बच्चे जब छोटे थे जी तो हमारी एक मित्र ने अपनी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया था, छात्रावास में वो रह रही थी। तो बड़ा खराब लग रहा था कि कक्षा 6 में तुम्हारी बेटी क्यों पढ़ रही है छात्रावास में, कैसी हो तुम? तो मतलब तुम्हें जरा भी ममता नहीं है और बच्चे बिगड़ जाएंगे। हाँ, नहीं तो उसने उल्टा कहा तुम्हें ममता नहीं है अपने बच्चे से। हमने कहा क्यों? हाँ। अलग तो तुमने किया है। अच्छा। तो बोले तुम्हें ममता नहीं है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तुम लालची हो, तुम स्वार्थी हो। हाँ। कि तुम अपनी सुख के लिए, अपने उसके लिए तुमने अपने बच्चे को अपने पास रखा है। तो धीरे धीरे देखो, ठीक है कक्षा 12 के बाद हो या उसके और बाद हो, बच्चे बाहर जा रहे हैं। पहले तो पढ़ने के लिए भी बच्चों को बाहर भेजना एक तरीके से बहुत खराब माना जाता था। जी। तो बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव जैसे अभी बेबी सिटिंग में
क्रेच में पालना घर में बच्चों को रखते हैं, मम्मियाँ छोटे छोटे 6-8 महीने के बच्चों को रखती है, पर वो बच्चे भी बहुत स्मार्ट और बहुत एक्टिव होते हैं और खुद के अपने हाथ से काम करना सीखते हैं, जल्दी से खाना खाना सीख लेते हैं, इतने सारे बच्चों के बीच में बोलना सीखते हैं, तो हम उससे सकारात्मक ले सकते हैं। पर ये निर्भर फिर करता है कि माता पिता कितना समय दे रहे हो, जो समय दे रहे हैं वो कैसा समय दे रहे हैं, इस पर हम ढेर सारी बात करेंगे। तो भाई ऐसा ही हमारे साथी लिख रही हैं कि आश्रम में ज़रूरी नहीं कि परेशानी ही हो, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जिनके रहते उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, तो उन्हें वहाँ ही अच्छा है, वहाँ उनकी हम उम्र के और भी लोग रहते हैं जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं और वहाँ सब मिलजुल कर काम करना, बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के साधन होते हैं। कई बार हमारे मंदिर की तरह से वहाँ गई, उनसे बात की, गाने सुनाए, अंताक्षरी खेली, बहुत एंजॉय किया, उनके साथ बहुत खुश थे वे लोग। 1-2 जन ऐसे भी मिले जो अपने घर को बहुत याद कर रहे थे, उदास थे, हम सब ने उन्हें बहुत समझाया। तो देखो ऐसा है कि हम लोग जैसे कह रहे हैं ना कि केवल अच्छी बात, तो ऐसा नहीं है, दुखी भी लोग रहते हैं। जी। तो बात फिर वही है कि घर में भी बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं, है ना। पर हम लोग घर वाले दुख को बोलते कि नहीं ठीक है ना, घर में दुख तो होता ही है। हाँ, पर वृद्धाश्रम वाले दुख हो तो हम सभी उंगलियां दिखाने लगते हैं और खास तौर से जो बेटे बहू या बेटी है जिसने भी रखा है, यानी कि जो दूसरी पीढ़ी है, उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं जी। तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए, कभी कभी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो भी नहीं समझौता करना चाहते हैं। जैसे तुमने बाहर जाने की बात कही, केवल विदेश नहीं, हमारे देश में रहते हुए भी किसी और देश में भी वो नहीं चाहते, कहते हैं अरे 70 साल हमने इस यहाँ पे गुजारा है, आसपास ये वातावरण नहीं छोड़ सकते, बहुत ठंड है वहाँ पे, हमें वहाँ की ठंड नहीं सहन होती है, फिर कहते हैं कि वहाँ पे हमारे दोस्त नहीं है, फिर मेडिकल की सुविधाएं भी नहीं है, हमारे डॉक्टर से ही हम ठीक होते हैं। तो ऐसे है बहुत सारी ऐसी बातें होती है। पर वैसे ये भी है ना बुआ जी कि समाज में हो रहे बदलाव को हमें स्वीकारना ज़रूरी है, पर अगर वृद्धावस्था में अपनी मनपसंद जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी सेहत का ख्याल, पैसे का प्रबंधन अच्छी तरह से करना चाहिए और ये व्यवस्था युवावस्था से ही करनी चाहिए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ की आदत हो ना, वो युवावस्था से अगर नहीं हुई तो आप अचानक से 60-70 साल की उम्र में ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि कोशिश तो यही होनी चाहिए परिवार के सदस्यों की भी कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको वृद्धाश्रम में न छोड़ा जाए और ये वृद्धाश्रम न बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो स्वयं जाकर वहाँ पर समय देते भी हैं समय, कि वहाँ के और लोगों का जाके मनोरंजन करते हैं। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है ना कि इन्होंने लिखा कि ऐसी नौबत आ गई कि वृद्धाश्रम में किसी स्वजन को छोड़ने जाना पड़ा, तब छोड़ा ही नहीं तो मिलने जाने का प्रश्न नहीं उठता। रही बात वृद्धाश्रम में रहने वालों के आनंद अथवा कुंठा की, तो उनका उत्तर आसान नहीं है। पुणे में हाल में ही इन्होंने लिखा कि एक नाम सोसाइटी में फ्लैट बनाए गए हैं जो वृद्धजन ही खरीदकर स्वामी की तरह रह सकते हैं। अच्छा। वहाँ उनके लिए क्लब, लाइब्रेरी, डॉक्टरी सुविधा आदि वो सब कुछ उपलब्ध है जो शहर में उनके घर के निकट नहीं मिलता। इससे समझा जा सकता है कि इस तरह के फ्लैट लेकर रहने से स्वामित्व के साथ साथ स्वतंत्रता की इच्छा भी पूरी होती है और सभी निवासी हम उम्र के हैं तो वैचारिक मतभेद का सवाल भी नहीं उठता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सुविधा उनकी खुशी और सम्मान को दोबारा लौटाने की पहल है। तो ये पहल वाकई अच्छी है। पर जैसे कि मैंने कहा कि आर्थिक रूप से हमें संपन्न होना चाहिए, जिसकी तैयारी युवावस्था से करना चाहिए। साथ ही युवावस्था से एक और तैयारी करना चाहिए बुआ जी, वो है कि हमारे संबंधों में, रिश्तों में मिठास होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अभी युवा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्ति है तो मैं कैसे भी व्यवहार करूँगा। हमें एक दिन ये भी सोचना है कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा, तो हमें अपने जो है यंग है, जो युवा है, उनसे प्यार से व्यवहार करना है और बस उनके सुख दुख में आप अगर सहभागी होते हैं तो वो भी आपके सुख दुख में सहभागी। ये जो रिश्ते होते दोनों हाथ की तालियों की तरह होते हैं ना। बिल्कुल, ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन सोनाली बिटिया, मतलब प्यार से रहने के लिए किसी उम्र का मोहताज मत बनिए ना। आप ये सोचिए कि हमें बुजुर्गों के संग प्यार से रहना या युवाओं के संग प्यार से रहना, या हमको इनकी जरूरत है या हमारी इनको जरूरत है, यानी स्वार्थ ना हो। जी, निस्वार्थ भाव से आप सिर्फ सबसे प्यार करिए, फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो भाई बातें बहुत तरह तरह की हैं और बहुत तरीके की बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है ना। हमारे साथी लिखते हैं, संयुक्त परिवारों के टूटने और एकल परिवारों की ओर बदलाव ने कई बुजुर्गों को पारिवारिक देखभाल से वंचित कर दिया है। कुछ परिवारों के पास बाहरी मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता। कई लोग बुजुर्गों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और परित्याग का सहारा लेते हैं। लगातार बढ़ती बुजुर्ग आबादी के साथ वृद्धाश्रमों का महत्व आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वृद्धाश्रम का उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षित
आश्रय प्रदान करना है, जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, उनका समर्थन करने वाला कोई नहीं है। जबकि कुछ वृद्ध वयस्क स्वेच्छा से वृद्धाश्रम चले जाते हैं। दूसरों के पास वित्तीय, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के कारण कोई अन्य विकल्प तो नहीं हो सकता। वृद्धाश्रम या तो निजी हो सकते हैं या फिर इनका उद्देश्य जो है या यहाँ ये लिख रहे हैं ना कि सरकारी या गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा संचालित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है बहुत सारे, और जाहिर है लोगों को ज़रूरत भी होगी, तभी ये चल रहे हैं। वृद्धाश्रम, वृद्ध आश्रम और अस्पताल में कोई अंतर नहीं है, दोनों में सुख सुविधा होती है, किंतु अपनों की कमी खलती है, अपने नज़र नहीं आते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। बात बिल्कुल सही है और ये खलती ही है जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। कभी कभी घर में रहते हैं हम तो हमारी आंख में आंसू रोज एक बार आ ही जाता है, तब हमें लगता है कि हमें दिख तो रहे हैं लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे। अगर बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी अपेक्षाएं हम थोड़ी सी सीमित कर लें तो शायद हम सब जगह सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। ये किसी ने कहा है ना बुआ जी कि अपेक्षाएं करते हैं हमें तो उपेक्षा भी मिलती है। तो ये दोनों तरफ से है। ये हमारा बार बार ये कहने का हमारे श्रोता मतलब ना लगाएं कि हम वृद्धों से ही ये बात कह रहे हैं। ये बच्चे जो हैं वो भी हैं, ये भी समझे इस बात को, और कोई भी जो है वो आज जो जवान है वो भी कल वृद्ध होगा ही होगा ना। जी जी जी। तो ये सबके लिए बात लागू होती है। तो भाई अब कैसी खुशबू लेकर हाजिर हो तुम? जी, सुगंध सिर्फ एहसास ही नहीं, एक ऊर्जा होती है, और अच्छी सुगंध सकारात्मकता से भर देती है, वही दुर्गंध हमें व्यथित कर देती है। सुगंध उस जगह से हमें जोड़े रखती है, ऐसा लगता है कि इस खुशबू को अपनी सांसों में भर भर के रख ले, इन्हें समेट कर रख ले, ताकि इसकी ताजगी हमें हमेशा आनंदित करती रहे। जी हाँ, क्योंकि सुगंध में ऐसी शक्ति होती है जो हमें अलग अलग एहसास कराती है और वहीं अलग अलग जगहों की सैर भी करा जाती है। रसोई घर से आने वाली पकवानों की खुशबू जो है हमारी भूख जगाती है, हमें आनंदित करती है। तो ऐसी ही बहुत सारी खुशबू जो है हमें तरोताज़ा कर देती है। बचपन का वो खेल का मैदान हो या फिर विद्यालय की कक्षा में से आने वाली वो ब्लैक बोर्ड या चौक की खुशबू, जी हाँ, और फिर पुस्तकालय से मिलने वाली पुस्तकों की खुशबू, और ऐसे ही कोई प्यारा सा हमारा बचपन के खेल वाला जो मैदान हो जिसका बाग बगीचा आज भी हमारी सांसों में समाया हुआ है। हम सब पुरातन काल से ही अपने घर आंगन को महकाते आए हैं और विभिन्न खुशबुओं का इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि सुगंध हमें अलग अलग भावनाओं से ओतप्रोत करती है। खुशबू के रूप में प्रकृति ने हमें अनगिनत उपहार भी दिए हैं। कुछ विशिष्ट खुशबुओं का प्रयोग कर हम अपने आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाते हैं और साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। घर को नकारात्मक प्रभाव से दूर रखा जा सकता है इन खुशबुओं के माध्यम से। खुशबुओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुबह और शाम घर के भीतर देसी घी के दीपक की खुशबू एक सात्विक और प्राकृतिक ऊर्जा बिखेरती है। वहीं रंग बिरंगे खुशबूदार फूल हो तो मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही उसी भाव से बनाया गया जो प्रसाद का भोग उस वातावरण को और ही पावन बना देता है। इस तरह हमारी जीवनदायी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और पूरा हमारा मन नवकोपल की तरह खिल जाता है। ऐसे तो बहुत सारी खुशबुएं हमारा मन मोह लेती हैं, पर कड़ी धूप के बाद वो बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती हैं तो मन तरोताज़ा तो होता ही है, क्योंकि उस वक्त उस खुशबू में मिट्टी की सौंधी गंध जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत सारी चीज़ों को यानी कि हमें यादों में ले जाती है। ये भीनी भीनी खुशबू हर प्रकार का तनाव दूर करने का अद्भुत गुण रखती है। चमत्कारिक गुण है ये। ओस पड़ने के बाद सुबह के समय खेतों से उठने वाली वो प्राकृतिक सुगंध जो आँखों की रोशनी बढ़ाती है वो मन को भी तरोताज़ा कर देती है। खुशबू यानी आनंद की अनुभूति, सकारात्मक ऊर्जा या प्राकृतिक औषधि है। तभी तो जन्मदिवस हो या फिर कोई अन्य समारोह हो, हम गुलदस्ता भेंट करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा अपने महल, वस्त्रों, विभिन्न कक्षों और मुख्य द्वार पर अलग अलग अवसरों पर अलग अलग इत्र और सुगंधित तेलों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि खुशबू के प्रयोग से वातावरण को सजीव बनाया जा सकता है। खुशबू वो उमंग है, वो उत्साह है, वो आनंद है जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो भाई सहजन खा लिया जाए क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है।
औषधि गुणों की खान है। तो हो भी तो रहा है बहुत ज़्यादा, देखो जिधर उधर सब तरफ लगा हुआ है, वैसे परेशानी भी है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सहजन, जिसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में मुनगा भी कहते हैं, मेरे घर के बगीचे में ही लगा है, जिसके फूल और फलियाँ मेरे पड़ोसियों के साथ साथ मेरे रिश्तेदारों तक भी भेज दिया करता हूँ। लेकिन इस साल ऐसा दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही पेड़ में फूल फलियाँ लगती उसी समय मौसम बिगड़ जाता, बारिश हो जाती, तो फूल फलियाँ खराब होकर काली पड़ गई। ऐसा 3 बार हुआ। किसी को भी फूल फलियाँ खाने को नहीं मिली। हमारे क्षेत्र में सहजन की फूल फलियों से सब्जियों के अलावा कढ़ी बनाई जाती है, जो बहुत स्वादिष्ट होती है। क्या बात है। उसके पत्तियों की सब्जी भी बनाते हैं बुआ जी? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, दाल में भी उड़ीसा में लोग डाल के खाते हैं उसको। और उसकी जो पत्तियां होती हैं जो हाँ पीली पीली जो हो जाती हैं, जो फूल होते हैं जो उसकी पकौड़ी भी बना के खाते हैं। हाँ इन्हें पकौड़ी चाहिए हमारे। हाँ चाहिए, तला हुआ तो चाहिए। यानी फिर ठीक है, उसमें उसके जो फायदे कम हो जाए तो चलेंगे, पर स्वाद को हमें महत्व देना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन इस समय हम तो भाई बात को महत्व देंगे क्योंकि इसकी पत्तियों में जो है विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन सी और फॉलेट का समृद्ध स्रोत है, और साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फेट और फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सभी चीज़ें इसकी गुणकारी होती हैं, फली भी, पत्तियां भी। और कहते हैं कि इसके पत्तों में संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। जी। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सहजन की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से उसका वज़न कम होता है। अच्छा, और साथ उसका वज़न कम होता है पत्ती का? उसका तो कम होगा, हमारा भी कम हो जाएगा। हमारा भी कम हो जाएगा, वो तो गायब हो जाएगी। और साथ ही हड्डियों को भी मजबूती मिलती है क्योंकि इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो भाई ऐसा है कि फ़ायदेमंद बहुत है। और हमारे साथी ने एक और भी लिखकर भेजा है कि औषधीय गुणों की खान है। इसको मुनगा सुट्टी और हमारे इसी नाम से बुलाया जाता है। रोड के किनारे घरों के आते में पार्क में पूरा पेड़ फूल से लदे हुए हैं। सुबह पार्क में जाते समय इनकी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, मन खुश हो जाता है। पतली वाली सहजन भी आ गई है जिसकी बड़ी सी लज्जतदार सब्जी बनती है। बिहार में उसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। चैत महीने में खाने से पेट की बीमारी और चेचक, रक्तचाप से इसका बचाव होता है। वैसे सहजन के ढेरों फायदे हैं। इसकी पत्ते की साग, चटनी, फूल की सब्जियां, पकौड़ी बनाकर खाते हैं। पूरे साल मिलने वाली सब्जियों में आता है। पर इस मौसम के सहजन की फली की बात ही अलग होती है जी, मुलायम होती है ना। हाँ बहुत स्वादिष्ट होती है। सांबर तो सहजन के बिना अधूरा ही था जी। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि सहजन के नुकसान भी है। हाँ। ये कहते हैं कि सॉकरक्रॉट, जिसमें सहजन पाउडर का इस्तेमाल भी किया जाता है, से बने भोजन में सोडियम का स्तर अधिक हो सकता है, जबकि शरीर को ठीक से काम करने के लिए उचित मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। बहुत सोडियम अधिक उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा सकता है, इसलिए कम सोडियम वाली किस्मों को चुनना महत्वपूर्ण। और इस बात का ध्यान रखें कि अपने आहार में कितना सोडियम प्राप्त कर रहे हैं। यानी अगर आपको हाई बीपी वगैरह है या फिर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें। साथ ही मैंने एक जगह पढ़ा था बुआ जी कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वे भी डॉक्टर से पूछ के ही सहजन का सेवन करें। हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद सहजन खाने से बचें। सहजन के बीज, खाल आदि का प्रयोग प्रसव के तुरंत बाद खतरनाक है। बच्चे को जन्म देने के बाद भी सहजन का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ये भी हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कुछ 4 महीने पहले सहजन का एक पौधा हम लोगों ने मिलजुल कर अपने घर के पास पार्क में लगाया। वो पौधा अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। सहजन के विषय में कुछ अधिक जानकारी नहीं है, केवल इतना ही मालूम है कि सहजन का इस्तेमाल औषधीय रूप में होता है। सुना है बहुत लाभदायक होता है। नहीं, आप खा भी सकते हैं भाई, इसकी सब्जी, पकौड़ियाँ, सब चीज़ खाइए, दाल में मिलाकर खाइए। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट होता है ना ये जी। भाई बड़े प्यारे सा और भी संदेश था। पता नहीं देखो क्या होता है ना कि ऊपर नीचे हो जाता तो मिलता भी नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं सहजन के पेड़ का लगभग हर भाग खाने योग्य होता है। लोग इनका उपयोग पारंपरिक हर्बल दवाओं, विशेषकर फली और पत्तियों में करते हैं। हालांकि सहजन को उसके मूल रूप में ही खाना हमेशा बेहतर होता है। पत्तियां आमतौर पर विभिन्न विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। यह समृद्ध जैव सक्रिय पौधों की यौगिकों वाला एक पौष्टिक पौधा है। इसके अलावा सहजन में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। उच्च रक्त शर्करा का स्तर अक्सर मधुमेह का कारण बनता है। ये टाइप 2 मधुमेह मेलिटस का महत्वपूर्ण लक्षण है। समय के साथ उच्च रक्त शर्करा का स्तर हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है, इसलिए रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखना आवश्यक है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सहजन का पौधा रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि भाई हम इसका प्रयोग अब शुरू करेंगे, बड़ा अच्छा लगा। और ये भी हमारे साथियों ने लिखा है कि इसके अलावा पेट में दर्द, अल्सर आदि को भी दूर किया जा सकता है। ये सब्जी जो है लिवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करके तनाव, चिंता दूर करने में, थायराइड फंक्शन में सुधार लाने और ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन को बढ़ाने में भी बखूबी काम करती है। साउथ इंडिया में सांभर में डाला जाता है जो कि स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा है और डायबिटीज़ में अच्छा है, वजन घटाने के लिए अच्छा है। तो हौले हौले चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। और अब
इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। विविध भारती